नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोले के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, हम लोग यूनिट 9 देख रहे थे। यूनिट 9 में पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट 9 देख रहे थे, नेट यूजीसी का। और इसमें हम लोग एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स को इंक्लूड करते हुए एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यूज देख रहे थे कि किस तरीके से सवाल आते हैं या किस तरीके से हमको इसकी प्रिपरेशन को करना है इस यूनिट को। ये एक इजी टॉपिक भी है, लेकिन स्कोरिंग और इजी टॉपिक भी है और स्कोरिंग भी है, लेकिन ये टफ हो जाता है अगर आप इन चीज़ों को, इसमें कुछ एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और साथ ही साथ में आपके आसपास जो घटित हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। मतलब थोड़े से सजग रहेंगे तो आपको चीज़ों को पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जैसे अभी सर्दियों में बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, मतलब आपका माइंड ऐसे सोचना चाहिए, इंक्विजिटिव होना चाहिए, रीजनड होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लगभग 20 सवाल देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। आंख में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन फोटोकेमिकल युक्त धूम कोरे के घटक है। ठीक है, धूम कोरे के घटक थे। और ये एक चीज और बता रहा है, उत्तरदायी प्रकाश रसायन फोटोकेमिकल युक्त, यानी कि फोटोकेमिकल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक। स्मोक दो चीजों का बना हुआ होता है। एक तो स्मोक, स्मोक तो सब जानते हैं, धुआं। ठीक है, स्मोक तो सब जानते हैं, ये धुआं। और फॉग, धुंध। धुंध होती है ना, सर्दियों में धुंध पड़ती है, तो वो दोनों का जो मिक्सचर होता है, यानी कि धुआं और धुंध दोनों मिल जाती है तो वो स्मोक बन जाती है। तो उससे देखिए कि कितनी विकट स्थिति हो जाएगी, मतलब सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा सारी चीज़ों में, और सांस लेने में और इन सब में दिक्कत होगी, आंखों में भी इरिटेशन होगी, जलन होगी। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये किसका बना हुआ होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने पूरा ये दे रखा है, लेकिन अभी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, HCHO, हाइड्रोकार्बन्स और पेरोक्सी नाइट्रेट। पेरोक्सिल नाइट्रेट ये हाइड्रोकार्बन है, इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन। और PAN, पेरोक्सी नाइट्रेट। पेरोक्सी नाइट्रेट, ये पेरोक्सी नाइट्रेट बोल लो। ठीक है, तो ये इसका कंपोजिशन होता है जो कि फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है। ठीक है, अगले स्लाइड में और डिटेल में देख लेते हैं। जो ये फोटोकेमिकल स्मोक है, ये रहा फोटोकेमिकल स्मोक, ये रहा फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो ये किस किस से मिलके बन रहा है, नाइट्रिक एसिड से बन के बन रहा है। पेरोक्सिल नाइट्रेट जो अभी मैंने बताया, PAN, पेरोक्सिल नाइट्रेट। ठीक है, और इसके साथ ओजोन। और ये कौन सी ओजोन है, ये ओजोन दो तरीके की होती है। एक होती है सतह वाली, तो ये सतह वाली ओजोन है। ठीक है, सतह वाली ये ओजोन है, ये एनवायरनमेंट वाली एटमॉस्फेयर वाली ओजोन नहीं है। एटमॉस्फेयर वाली ओजोन नहीं है, आकाश वाली एटमॉस्फेयर वाली ओजोन नहीं है, ये सतह वाली ओजोन है। ठीक है, तो ओजोन, पेरोक्सिल नाइट्रेट, और ये इनको सबको हाइड्रोकार्बन में जोड़ लिया इनको तो। ठीक है, इनको इनको तो हाइड्रोकार्बन में जोड़ लिया, एल्डिहाइड को, और पेरोक्सिल नाइट्रेट अलग से ले लिया। ठीक है, तो ये ऐसा होता है जैसे धूप इधर से थोड़ी हल्की फुल्की नमी हुई या बारिश हुई, इधर से धूप गिरी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा, हाइड्रोकार्बन से कंबाइंड होगा। देखो हाइड्रोकार्बन भी आ रहा है। इस तरीके से ये फोटोकेमिकल धुआं बन जाता है, और इसने बहुत भयंकर त्रासदी मचाई थी यूएसए में और लंदन में। इन जैसी समस्या को आप बहुत कॉमनली ऑब्जर्व करेंगे अमेरिका में, यूएसए में और यूके में, इस समस्या को, जो इस फोटोकेमिकल स्मोक। और दिल्ली में भी आप देखो, दिल्ली में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कुछ कार्बनिक एरोसोल कैंसर जनक कार्सिनोजन होते हैं। कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग, कैंसर। ठीक है, यानी कि जहरीले मान लो, अत्यधिक जहरीले मान लो, अत्यधिक जहरीले मान लो कार्बन एरोसोल कार्सिनिक। उनमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो पहले तो देख लो, ये सही है, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ कार्बनिक एरोसोल कार्सिनोजेनिक तो हो ही सकते हैं, तो ए सही है। ए सही है, तो यानी कि ये वाला तो ऑप्शन हटा दो। फिर कह रहा है उनमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, ये भी सही है, बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो हो ही सकते हैं, तो यानी कि आर भी सही है, तो यानी कि ये वाला भी हटा दो। अब बस ये बताना है कि ये इसका सही जवाब है कि नहीं। तो बिल्कुल ये इसका सही जवाब है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर वो साइक्लिक साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन वाले। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोकार्बन ले लिया एक अपन ने, बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लिया, और ये कार्सिनोजेनिक हो जाएगा, साइक्लिक होगा, कार्सिनोजेनिक हो जाएगा, कैंसर कॉजिंग हो जाएगा। तो मतलब ये इसका सही जवाब है। अगर आप इसमें इसमें जाएंगे कि क्यों होता है, तो कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग एरोमेटिक्स या एरोसोल क्यों हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा जवाब है। आगे बढ़ जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार प्रभावित करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत सारे फैक्ट देख लिए थे ज्वालामुखी से संबंधित। ठीक है,
ज्वालामुखी से संबंधित हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि कितने प्रकार के होते हैं। एक्टिव, एक्सटिंक्ट, डोरमेंट। ठीक है, एक्टिव मतलब जो चल रहा है, एक्सटिंक्ट मतलब जो ख़त्म हो गया, कभी नहीं उभरेगा, और डोरमेंट मतलब जो पहले वो कभी उभरा था और अभी इसके चांस है वापस उभरने के। फिर हमने बैरन आइलैंड्स, ठीक है, बैरन और नारकोड़ा की भी बात करी थी। नारकोड़ा आइलैंड्स ये अपने भारत में, ये दोनों के इनके बारे में भी बात करी थी। तो इस तरीके से ज्वालामुखी का टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्वालामुखी का टॉपिक। और इसमें भी अलग अलग कौन के होते हैं, ये कालडेरा होता है, कालडेरा, ठीक है, कालडेरा। कालडेरा क्या होता है, जैसे यहाँ पे कोई मान लो हवा से, जैसे ये ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये यहाँ से हवा से या पानी से ये कटिंग हो गई, ये कटिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है, ये पानी से ये कटिंग हो गई, ऐसा हो गया अभी। ये पानी से कटिंग होने के बाद ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ पानी पानी आके भर जाएगा, पानी पत्थर, ठीक है, यहाँ पे भर जाएगा, तो यहाँ क्या है, जो लावा होगा, यहाँ का लावा, वो इसको एकदम से निकलेगा, विस्फोट हो गया, तो ये बहुत सारा जितना भी ना सारा विस्फोट हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कालडेरा, कालडेरा। ठीक है, ऐसे ही अगर ये शील्ड बनाता जाएगा, ऐसे लंबी लंबी, लंबी लंबी शील्ड मतलब कवच, कवच बनाएगा, शील्ड बनाएगा, तो उसको शील्ड नाम दे देंगे। ठीक है, अलग अलग इनके नाम इस तरीके से बनते हैं। चलो, तो इसके बारे में हमने बहुत सारी डिटेल्स में बात कर ली थी। और अब ये पूछ रहे हैं सिंपल कि किसको प्रभावित करते हैं, तो वायुमंडल को, जलमंडल को, जलमंडल को, जैवमंडल को। अगर पानी में भी तो उभर सकते हैं, तो आइलैंड जैसे, आइलैंड जो देश है, पानी में भी तो हो सकती है ये ज्वालामुखियाँ। ठीक है, स्थल मंडल को, जैवमंडल को और वायुमंडल को। स्थल मंडल, जल जलमंडल और वायुमंडल। तो अब इसमें क्लोज आंसर को देखना है तो आप देख लो, ये इसमें जब तीनों ही कवर हो रहे हैं, ठीक है, तीनों ही कवर हो रहे हैं ना ये, तो स्थल मंडल को भी कब चेंज कर देगा, मान लो वहाँ पे कुछ पठार टाइप बन जाएगा, पठार जो बनते हैं अपने, फिर ये मिनरल्स बैठ जाते हैं निकल के जो भी है, तो पठार बन जाएंगे, जल मंडल बन जाएगा, आइलैंड वगैरह बन सकते हैं इससे। ठीक है, आइलैंड देशों का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और वायुमंडल तो होगा ही होगा, क्योंकि हवाओं में इतनी सारी गैसेस, गैसेस जिसमें सर्वाधिक सल्फर डाइऑक्साइड, सर्वाधिक कौन सी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों ही फैक्टर को इफेक्ट करेगा, ठीक है, तीनों ही फैक्टर को इफेक्ट करेगा। चलो आगे चलते हैं, गंगा कार्य योजना। सिंपल क्वेश्चन। अब इसमें ये देखो, मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें फैक्ट बेसिस पे होती है। गंगा कार्य योजना का प्लान हुई, इसी तरीके से कुछ एनवायरनमेंट के जो आपके एक्ट होंगे ना, तो आपको पता होगा, उसको ध्यान रखना। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, वन्यजीव संरक्षण अभियान 1972 हो गया, ठीक है, इससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, पर्यावरण प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण एक्ट हो गया, तो ये हो गया 1986 हो गया। ठीक है, और फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, FRA, तो 1927 का है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट, अधिकार, इससे संबंधित एक्ट। ठीक है, तो ये कब का है, 1927 का है। उसके बाद एक टाइगर से संबंधित था, NTCA बनी थी 1973 का, उसका नाम एग्जैक्ट है मिशन टाइगर। टाइगर को बचाने के लिए जो परियोजना चलाई गई थी, परियोजना जो चलाई गई थी टाइगर को बचाने के लिए, वो 1973 की है। इसी तरीके से ये आपको एक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसमें टाइगर को बचाने के लिए NTCA का गठित हुआ था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, टाइगर यानी कि बाघ, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण, और अथॉरिटी मतलब प्राधिकरण, कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, 1973 की बात है ये। तो ये इसका आंसर है, इसका आंसर, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, सॉरी ये ऑप्शंस गलत है। इसका आंसर है 14 जनवरी, 14 जनवरी का था ये 1985 का। ठीक है, इसमें एक भी ऑप्शन गलत नहीं है। कभी कभी ये प्रिंटिंग में भी गलत हो जाता है, एरर हो जाता है, इसलिए हमको कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, टाइगर को बचाने के लिए सेव द टाइगर और इस तरीके से प्रोजेक्ट आए थे, वो 14 जनवरी 1985 का है। तो आपको ये एक्ट इनके पता होने चाहिए कि इनको ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। चलो, भारत में शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम है। शक्ति मतलब एनर्जी में, एनर्जी सेक्टर में इनका जो कंट्रीब्यूशन है, एनर्जी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको बताना है। तो अब आप इतना तो पता ही होगा कि कोल, डीजल और पेट्रोल से सबसे ज़्यादा होता है, इतना तो सबको पता है। डीजल और पेट्रोल से सबसे ज़्यादा होता है, और लगभग 66% तो यही होता है, यानी कि 2/3 तो इससे ही होता है। तो डीजल और पेट्रोल तो सबसे पहले आएगा, तो न्यूक्लियर ये वाला तो गलत कर दो। ठीक है, फिर जलीय वाला भी गलत कर दो। तो ये पता है कि तापीय तो फर्स्ट नंबर पे आएगा ही आएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए या बी होगा।
ठीक है, अब आप 50-50 पे आ गए। अब आप 50-50 पे आ गए। अब सेकंड नंबर पे देख लो, जलीय न्यूक्लियर। न्यूक्लियर तो काफ़ी कम है, लगभग 2-3% के आसपास ही न्यूक्लियर तो। वही न्यूक्लियर तो अभी चालू हुआ है, न्यूक्लियर तो 2-3% के आसपास ही है, तो सबसे ज़्यादा फिर अ, इसमें ऑप्शंस रहेगा तापीय, तापीय के बाद आपका रहेगा जलीय, और जलीय के बाद न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बाद आपका वायु। ठीक है, जलीय, वायु, तापीय, न्यूक्लियर। इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस लग रहा है, इसमें भी ऑप्शंस थोड़े बनाने में थोड़े इश्यूज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे भाग में तो सबसे ज़्यादा तापीय हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे जलीय हो जाएगा, फिर इसके बाद अपना वायु हो जाएगा, और फिर अपना अच्छा वायु, ठीक है, ये वाला सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये वायु अलग अलग सेंस में लेते हैं। ठीक है, पवन ऊर्जा वाला, पवन ऊर्जा वाला दूसरे दो दो तरीके से लेते हैं। एक तो जो समुद्र के किनारे होता है उसको भी ले लेते हैं ये कभी कभी, तो इसने क्या सोच के बनाया है, इसलिए अपना आंसर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तापीय और जलीय ये ऑर्डर फिक्स है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेयजल में उचित से अधिक, अब आपने देखा इस क्वेश्चन को, मतलब हमको ज़्यादा नॉलेज मतलब इतना पता नहीं होना चाहिए, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग हमको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई डीजल पेट्रोल तो अभी भी आज भी सबसे सर्वाधिक है, इतना तो पता ही है, तो 50-50 पे आ गया। अब बस उससे आंसर निकाल लो कि जलीय होगा, हाइड्रो होगा, उसके बाद ये होगा। पेयजल में उचित से अधिक मात्रा होने पर क्रोमियम, क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कंकाल क्षति में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन यानी कि पेट मान लो, इंटेस्टाइन यानी कि पेट मान लो इसको, चर्म स्नायु संबंधी आ गया, स्किन संबंधित है, और यकृत या गुर्दा संबंधित, लीवर, किडनी संबंधित। ठीक है, किडनी संबंधित हो गया। तो आपको बताना है कि क्रोमियम से मेजर इफेक्ट कहाँ होता है, तो क्रोमियम का सबसे मेजर इफेक्ट इसी पे होता है, ऑप्शन डी अपने यकृत या गुर्दा संबंधी समस्याओं का। ठीक है, तो क्रोमियम का सबसे ज्यादा संबंध इस पे होता है। ठीक है, एक मीनामाटा बीमारी होती है, मीनामाटा, मीनामाटा, जापान में हुई थी ये, तो ये किसकी वजह से होती है, ये होती है मरकरी की वजह से। मरकरी, मरकरी जो होता है उसकी वजह से होती है। ठीक, मीनामाटा किसकी होती है, ऐसे ही होती है, एक ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें जो बच्चा होता है वो नीला पड़ जाता है। ठीक है, बच्चा जो है वो नीला पड़ जाता है, बच्चा जो है नीला पड़ने लग जाता है। तो पानी में कौन सी मात्रा अधिक होती है, नाइट्रेट्स की, नाइट्रेट की सबसे अधिक मात्रा होती है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम इसमें होता है, मरकरी से मीनामाटा डिजीज होती है। और कैडमियम होता है एक और, कैडमियम, कैडमियम, कैडमियम इससे होती है अपनी इताई, 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 इताई। ठीक है, इताई, इताई। तो आपको ये पता होना चाहिए, या लिख लीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा, मैच द कॉलम में आ जाएगा, किस में भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी नॉलेज मिल रही होगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया अपना कैडमियम, कैडमियम से अपना होता है इताई, इताई। ठीक है, आप भी लिखते रहिए जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखते रहिए, लिखने से क्या होता है, सेंसरी मसल्स डेवलप होती है, उससे क्या चीज़ें याद रहती है। फिर ये हो गया मरकरी, मरकरी की वजह से अपना, मरकरी की वजह से अपना हो गया मीनामाटा, मीनामाटा नाम जापान में था। और अपने एक और बात करी थी, ब्लू बेबी नाइट्रेट, नाइट्रेट्स की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चा नीला पड़ने लग जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम लक्षण, नीला पड़ना लग जाता है बच्चा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कभी भी ऐसे बन के आ जाएगा क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन बन के आया क्रोमियम का। शीतकालीन धूम कोरा के प्रमुख, अब शीतकालीन धूम कोरा, वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया, अपन ने फर्स्ट जो क्वेश्चन देखा था लगभग उसी की उसी तर्ज पर है। ठीक है, शीतकालीन धूम कोरा, तो प्रमुख पुरोगामी होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन और ओजोन। ठीक है, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सीधा फैक्ट बेसिस पे है, और ये एनसीईआरटी में दे रखा है सवाल, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दे रखा है, एनसीईआरटी में इसका चित्र दे रखा है, एनसीईआरटी में इसका चित्र दे रखा है, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन है, ये दोनों मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड अलग अलग, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। फ्लैश फ्लड्स, तात्क्षणिक बाढ़, फ्लैश फ्लड्स की बात हो रही है, ये घटित होती है जब वायुमंडल नहीं, फ्लैश फ्लड्स की बात हो रही है, फ्लैश फ्लड्स अचानक से जो बाढ़ आती है उनकी बात हो रही है, ये कब घटित होती है, वायुमंडल में। संवहनिक दृष्टि, कन्वेक्टिवली से अस्थिर होता है, उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल शेयर होता है। ठीक है, स्थिर होता है। अब वायुमंडल स्थिर होता है ये तो नहीं होगा, वायुमंडल तो अस्थिर होता है उसके लिए। ठीक है, ये ऑप्शन तो काटो। संवहनिक दृष्टि कनेक्टिवली अस्थिर होता है एवं वायु प्रतिबल नहीं होता है। वायु आप चाहिए कैटेबलिक होती है, तो इसका इधर ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, कैटेबलिक वायु होगा ये तो, वैलीज में जो
वैली होती है ना, वैली रीजन। वैली रीजन जो होता है, शिमला, घाटियाँ जो होती है, घाटी वहाँ पे ये चलती है, तो ये नीचे की तरफ जो ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, उनको बोलते हैं कैटाबेलिक। कैटाबेलिक किनको बोलते हैं? जो ठंडी हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ आती है, कहाँ पे? घाटी वाले एरिया में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। तो यहाँ से क्या है, पूरा इलाका ठंडा हो जाता है, यहाँ से पूरा इलाका ठंडा हो जाता है, तो ये भी एक कारण नहीं है। तो अब आपके पास बचा ए और सी। अब आपका आंसर हो जाएगा 50-50 अगर एक भी जाओगे तो। अब इतना पता है कि ये तो इस दृष्टि से अस्थिर होता है, उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल शीयर होता है, प्रतिबल नहीं होता। तो जब वायु प्रतिबल होगा, शीयर होगा, तभी तो उसमें जाके बाढ़ आएगी। ठीक है, उसमें वजन होगा, बाढ़ आएगी। और यथेष्ट वायु प्रतिबल शीयर होगा, तभी तो उसमें बाढ़ आएगी। फ्लैश फ्लड्स क्या होती है? अचानक से बाढ़ आती है। एक तो फ्लड्स धीरे धीरे पानी इकट्ठा होना, एक फ्लड्स तुरंत आकस्मिक। ठीक है, तो कुछ एक ऐसे इलाके होते हैं, समुद्री इलाके होते हैं, जहाँ नदी नाले होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अचानक से तेज गर्मी होती है, तेज बारिश होती है, चक्रवात बनता है, उसकी वजह से वहाँ पे बाढ़ उत्पन्न होती है। तो उसी को बोलते हैं अपन तात्क्षणिक या फ्लैश फ्लड्स। तुरंत फ्लैश फ्लड्स, जो बाढ़ आ रही है वो फ्लड्स। हमने भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। सिंपल क्वेश्चन है, भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का, एयर पोल्यूशन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट बोल रहा है, ये कौन सा है? ठीक है, तो परिवहन सेक्टर, तापीय शक्ति, म्युनिसिपल अपशिष्ट, वाणिज्यिक खंड सेक्टर। अब ये तो म्युनिसिपल, ये तो होगा नहीं, ये तो सॉलिड वाला है, हवा में इसका ज़्यादा लेना देना नहीं है। वाणिज्य सेक्टर, कमर्शियल सेक्टर हो गया एक तो। अब इसमें है ना कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ होगा आपको पता है? कन्फ्यूजन यहाँ पे होगा ए और बी में, ए वर्सेस बी। ए भी अच्छा है, परिवहन खंड, जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, गाड़ी वगैरह जो चल रही है। और दूसरा तापीय भी है, तापीय में भी अभी आपने लास्ट टाइम देखा कि उतना तो ऊर्जा ही 66% तो ऊर्जा इससे ही जन रही है। और ये कोल वगैरह थर्मल इससे जलते हैं, कोल डीजल, तो उसमें धुआं निकलती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें क्लोज आंसर है, ये जो फैक्ट बेसिस पे आंसर है, तो वो है परिवहन सेक्टर, यानी कि ये ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। और लगभग ये 27% के आसपास, वायु प्रदूषण में 27% के आसपास परिवहन सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कोई मतलब ये ज़्यादा एनालिसिस का नहीं है। अब ये तो ये है ना, फैक्ट है, ज़्यादा कौन प्रदूषित कर रहा है। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, परिवहन खंड है। कंफ्यूज मत होना ए और बी के बीच में, कंफ्यूजन सिर्फ ए और बी के बीच में होगा, बाकी सी और डी आप हटा दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है? सांस लेने में या श्वसन मार्ग में कौन सा प्रभावित करता है? तो अपन ने देखा ही था, जो अभी कंपाउंड्स तो वो तो थे सारे, देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, NOx, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2, और एरोसोल हो गया, हवा में जो कण के पार्टिकल होते हैं, एरोसोल्स। ठीक है, सॉलिड वाले। तो सबसे ज़्यादा जो श्वसन मार्ग में प्रभावित करते हैं वो होते हैं अपने एरोसोल्स। हवा में एरोसोल्स क्या होते हैं? जो हवा में अगर सॉलिड होता, हवा में सॉलिड कण, ठोस, हवा में ठोस कण आ जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एरोसोल। ठीक है, तो कार्बन के, नाइट्रोजन के, इनके सबके जो हवा में ठोस कण आ गए, पार्टिकुलेट मैटर के, पार्टिकुलेट मैटर नाम सुना होगा आपने, PM। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, इनके जो कण आ जाते हैं छोटे छोटे, वो हवा में मिलके और फिर वो अपने सांस नली में दिक्कत पहुंचाते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित होती है? सिंपल है, अब आप देखेंगे गाड़ियों से, यानी कि आप परिवहन मान लो, तो सीधा सीधा देख लो, गाड़ियों से उत्सर्जित नहीं होती है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफो, NOx है ये, एक्स मतलब कुछ भी लगा दो, NO2 3 ऐसे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, और पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये पॉली एरोमेटिक चेन वाले हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है, यानी कि कार्सिनोजेनिक, यानी कि धुएंले, जहरीले, कार्सिनोजेनिक मान लो, जहरीले मान लो। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता है ये इससे नहीं होता है, बाकी सब इससे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सिंपल क्वेश्चन है। गाड़ियों से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और हाइड्रोकार्बन कंपाउंड तो निकलते ही, क्योंकि पेट्रोल डीजल है उसमें, कंबशन में, उसके जलन में। ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा भारत में अधिकतम संभाव्य शक्य रखता है? पोटेंशियल की बात कर रहा है कि ऊर्जा स्रोतों में कौन सा होता है सबसे ज्यादा पोटेंशियल, किसमें? सौर ऊर्जा में, वायु में, समुद्री तापीय में, ज्वारीय में। तो ज्वारीय तो आपको पता है महंगी है, और इतनी इतना अपना मतलब कोस्टल में है, तो इतनी ज्यादा, इतनी लगभग इतनी पोटेंशियल नहीं है। समुद्री तापीय लगभग एक जैसी सी है, वायु और ऊर्जा में है। तो सबसे ज्यादा सौर सौर ऊर्जा हो जाएगा इसका, क्योंकि हमारा देश जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल में आता है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया किसमें? ट्रॉपिकल में आता है। हमेशा सूर्य की किरणें ट्रॉपिकल रीजन में आता है, सूर्य की किरणें, ठीक है, इस पे सीधे तौर पर गिरती है।
इकोनॉमिक सर्वे वो बोलता है लगभग 325 किलोवाट पर पर्सन, पर पर्सन पर डे, और लगभग लगभग 300 दिनों के लिए, 300 दिनों के लिए सूर्य की ऊर्जा 300 किलोवाट पर पर्सन पर डे, इतना सूर्य ऊर्जा होती है। तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा संभावना है सोलर की है, इसलिए सोलर पे विकास पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चलते रहते हैं। नेशनल सोलर मिशन भी है, नेशनल सोलर मिशन भी है, ठीक है, नेशनल सोलर मिशन भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। मृदा का प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन मृदा के प्रदूषण के ऊपर है। सिंपल क्वेश्चन है, सॉइल इरोजन पे भाई उससे किससे गंदा नहीं होगा? तो परिवहन क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, तापीय ऊर्जा संयंत्र से, या हाइड्रो पावर प्लांट से। देखो सिंपल क्वेश्चन था लेकिन ऑप्शन ने इसको कठिन बना दिया। ऑप्शन ने इसको कठिन बना दिया क्यों? क्योंकि हमको तो पता था कि किससे होता है मृदा का प्रदूषण। अब परिवहन क्षेत्र, धुएं निकलती है परिवहन गाड़ियों से, काफ़ी एनवायरनमेंट में धुएं निकलती है, उससे सॉइल का इरोजन तो निश्चित ही है। वो धुएं सेटल होंगी, पेड़ों पे नुकसान होगी, फसलों पे नुकसान होगी, सॉइल का इरोजन परिवहन क्षेत्र से अत्यधिक है। कृषि क्षेत्र तो बिल्कुल डेफिनेटली होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा। अब इसमें देखना नई, बार बार ये देखना क्वेश्चनों को नई नई करके पूछ रहा है और आपने पहला देखा, आपने पढ़ा ही नहीं। मृदा का प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से है, कृषि क्षेत्र टिक कर दिया, चलो आगे बढ़ो, गलत हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो कि नहीं पूछा है, तो ये नहीं होगा आंसर, ठीक है, परिवहन नहीं होगा। तापीय और हाइड्रो पावर, अब तापीय में भी यही है कि उसमें भी गैसेस बहुत सारी निकलेगी, इनडायरेक्टली है, बहुत सारी गैसेस निकलेंगी तो प्रदूषण मात्रा कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। और हाइड्रो का एज सच डायरेक्ट लिंक नहीं दिखता। हाइड्रो का, हाइड्रो यानी कि पावर वाला, वाटर वाला, हाइड्रो का एज सच सॉइल से, मृदा से डायरेक्ट लिंक नहीं दिखता। तो इसलिए इसका आंसर हम डी मानेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट। सही तो अब इसमें करेक्ट तो ऐसा पूछना चाहिए था कौन सा है, और उसमें हो जाता फिर कृषि क्षेत्र, लेकिन इसमें आप पूछा है नहीं है, तो हमको देखना है तो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा के बारे में पूछा है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि लिखते लिखते आपको टाइम मिल जाए सोचने का। भूकंप, सुनामी, आकस्मिक बाढ़ और नाभिकीय दुर्घटना। अब भूकंप तो आप प्राकृतिक ही है भैया, अपन कुछ नहीं कर सकते। सुनामी भी नेचुरल है, प्राकृतिक है। आकस्मिक बाढ़, इसका भी अपन कुछ नहीं कर सकते तुरंत, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? नाभिकीय दुर्घटना, न्यूक्लियर डिजास्टर, ये अपना एरर हो सकता है इसमें। ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है। और चरनोबिल, मैंने आपको फिर पूछा है, फिर पहले भी बताया है, चरनोबिल डिजास्टर हुआ था। चरनोबिल, चरनोबिल यूक्रेन में, और उसमें ऐसा ही हुआ था, वॉल्व, एक वॉल्व था वो लीक कर रहा था, उसकी वजह से उस पर एक वेब सीरीज भी बनी हुई है, टाइम मिले जब देखना, अभी नहीं, एग्जाम होने के बाद। पारिस्थितिकीय पदचिन्ह क्या निरूपित करता है? पारिस्थितिकीय पदचिन्ह, फुटप्रिंट्स, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स क्या निर्धारित करता है? संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र, ऊर्जा खपत, प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन, वन क्षेत्र। तो प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन, तो ये तो होता है कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन पदचिन्ह, ये तो होता है कार्बन पदचिन्ह, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऊर्जा खपत भी नहीं बताता, और वन क्षेत्र तो क्या ही लेना देना है वन क्षेत्र का। तो ये ऑप्शन इसका सही है कि संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल का क्षेत्र जो होगा, जितने संसाधन है उसके अकॉर्डिंग आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सक्षम है कि नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा पारिस्थितिकीय पदचिन्ह। नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होती है? सीधा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में टेबल ही बना रखी है। एनसीईआरटी में मैं बार बार फिर एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, 13 से लेके 16 चैप्टर, क्लास 12 का, क्लास 12वीं का 13 से लेके 16 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले टाइम मिला तो इसके सारे क्वेश्चंस मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पैन, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अपन ने पहले भी पिछली क्लास में देखा था कि ये सबसे मतलब मोस्ट होगी तो इन सबसे ही, मतलब सबसे, अगर ये तीनों ही ऑप्शन है तो फिर आपको इस पे टिक करना पड़ेगा, ठीक है। होगी तो इन सबसे ही, होगी तो इन सबसे ही, ऑल भी होगा तो ऑल होता सबका आंसर, ठीक है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का स्रोत कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC, ठीक है। इसके लिए अपनी कौन सी थी?
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन को बचाओ। वियना प्रोटोकॉल, वियना समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स पे भी वीडियो लेंगे, ठीक है। इन प्रोटोकॉल्स पे भी वीडियो लेंगे ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो। चलो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का तापीय शक्ति संयंत्र, स्वचालित वाहन, प्रशीतन एवं वातानुकूलन या उर्वरक। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका हो जाएगा एसीज में। आपको पता ही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वातानुकूल एसीज में सीएफसी निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है। नवीकरणीय स्वच्छ वायु नवीकरणीय है। उपजाऊ मृदा, देखते देखते टिक कर दो। उपजाऊ मृदा बिल्कुल कर सकते हैं। ताजा जल बिल्कुल कर सकते हैं। लवण ये कहाँ से आ गया बीच में? ये तो ऑड वन आउट हो गया, रीजनिंग का ही सवाल हो गया। रीजनिंग का सवाल हो गया। बहुत बहुत सारे सवाल एनवायरनमेंट के रीजनिंग से ही हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? कल भी मैंने देखा था कल भी मैंने बताया था इस तरीके का एक सवाल, ठीक है। ठीक है, वहाँ पे आपको डिसॉल्व सॉल्ट्स के बारे में बात करी गई थी। 500 मिलीग्राम पर लीटर की बात करी गई थी। टोटल डिसॉल्व सॉल्ट की कितनी लिमिट होती है, ठीक है, टोटल। फिर मैंने वहाँ पे एक टेबल भी बना के दी थी आपको कि उस टेबल को आप ध्यान रख लीजिएगा ताकि आपके सवाल बन जाएंगे। टोटल विकसित ठोस पदार्थ, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट। टीडीएस नापते हैं तो ये तो नापते ही हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। टीडीएस नापते हैं ना ऐसे, आरओ में ऐसे बोलते हैं, आरओ में टीडीएस कम आता है। आरओ में, आरओ जो अपना प्यूरीफायर होता है, आरओ प्यूरीफायर होता है। आरओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ठीक है, प्यूरीफायर होता है। फिर क्लोरोफॉर्म, कॉलीफॉर्म काउंट, कॉलीफॉर्म काउंट, विघटित ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उतनी ऑक्सीजन उसमें, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसको डिग्रेड करना है, उसको ख़त्म करना है, तो इसलिए जितने ज़्यादा उसमें कंपाउंड होंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा उसमें गंदगी होगी, पोल्यूशन होगा, उतनी उसकी ऑक्सीजन कम हो जाएगी। डेंसिटी, डेंसिटी, ठीक है। अब डेंसिटी का सीधा सीधा, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी क्या होता है? घनत्व क्या होता है? मास, उसमें वजन जितना है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका कोई एक सच डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है प्रदूषण से, ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। और कॉलीफॉर्म काउंट का भी होता है, एक टेबल बनती है कॉलीफॉर्म काउंट की भी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा घनत्व। घनत्व का इसका डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है कि घनत्व कम ज़्यादा है तो प्रदूषित है कि नहीं है, ठीक है। एस एंड पी तरंगे किससे संबंधित है? ज्वालामुखी की बात कर ली थी, ये भूकंप की बात है। एस मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी। और पी मतलब प्राइमरी, बस। और वी तरंग है मतलब वेव। और वैसे भी तुक्का कर सकते हो, वेव किस में चलेगी? वेव किस में चलेगी? भूकंप, बाढ़ में, वायु में, भूकंप में, ज्वारीय ऊर्जा में। तो ये हो जाएगा भूकंप से संबंधित, ठीक है। इनके बारे में, ये कैसे होती है, ये कैसे चलती है? एस और पी क्या होती है? सेकेंडरी प्राइमरी वेव होती है। ये ऐसी होती है, देखो, ये पी वेव हो गई। ये ऐसे चलती है, ऐसे धक्का ऐसे मारती है, ऐसे धक्का मारते हुए चलती है, आगे पीछे धक्का मारते हुए चलती है, ठीक है। और एस वेव कैसे चलती है? ऊपर नीचे। ये तो ऐसे चल रही है, ये तो हो गई एस वेव, ऐसे धक्का मारेगी। और ये आपने आगे पीछे धक्का मारेगी, ठीक है, आगे पीछे धक्का मारते हुए चलेगी, ऐसे आगे पीछे धक्का मारते हुए चलती है। जैसे सांप नहीं होता, वो ऐसे धक्के एक दूसरे को मतलब अपनी उसकी स्केल से ऐसे सांप धक्का मारते हुए आगे की सकती है ना, वैसे है ये। और ये ऊपर नीचे वाली है, तो ये एस और पी वेव होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए एस और पी वेव के बारे में। तो ये किससे संबंधित है? ये भूकंप से संबंधित है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि एग्जाम पास में हम हो सकता है और क्वेश्चंस ले ले और ज़्यादा क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको ये वीडियोस, तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है आप बिल्कुल इनको नोट करते रहिए, क्योंकि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप बार बार मतलब यही चीज़ें रिपीट होती है। ये स्टैटिक भी है, करंट भी है, ठीक है। स्टैटिक भी है, करंट भी है, इसलिए आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत।